आज की कहानी का शीर्षक है, क्या तलाक होने के बाद पुरुष अच्छा पति नहीं बन सकता। तो साथियों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सुबह सुबह किचन की खटर पटर से आंख खुली तो देखा कि मेरी बेटी नेहा नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे मीठी झिड़की देते हुए कहा, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? जा, बाकी काम मैं करती हूँ, तू ऑफिस के लिए तैयार हो जा। नेहा बोली, मम्मी मैंने सोचा आज अच्छा सा नाश्ता बनाकर आपको सरप्राइज देती हूँ। आप हमेशा चिंता करती हैं ना कि मैं खाना बनाने में रुचि नहीं लेती, तो ससुराल में सबको कैसे खुश रखूंगी। मैंने गर्व से कहा, नहीं रे, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी सिर पर पड़ेगा तो सब कर लेगी। वह कभी ससुराल वालों को शिकायत का मौका नहीं देगी। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा कि बेटी, तुझे ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं भी थोड़ा सा काम निपटाकर तैयार हो जाती हूँ। तुम मुझे निशा आंटी के घर पर छोड़ देना, ठीक है? मैंने उसको मना करने का मौका ही नहीं दिया। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा वही आंटी जो परसों पापा के साथ आपको मॉल में मिली थी, आपकी बचपन की सहेली, जिनके बारे में बातें बताने में आपने रात में बहुत देर तक मुझे और पापा को जगाए रखा था। अब समझी, इसलिए इतना मस्का लगाया जा रहा है। अब आपको लेकर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी कुछ मामलों में कभी समझौता नहीं करती। हाँ नेहा, उससे मिलने के बाद उसके बदले रंग रूप को देखकर उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ। कार में बैठकर नेहा ने मुझसे निशा का पता पूछा। उसका घर उसके ऑफिस के रास्ते में ही था। नेहा ने चैन की सांस ली कि वह ऑफिस के लिए लेट नहीं होगी। निशा अपने घर पर ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। नेहा ने बाहर से ही विदा लेनी चाहिए तो निशा ने उससे कहा कि नेहा बेटी, पहली बार आई हो, थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा। अपनी प्यारी सहेली की बेटी को जी भरकर देख तो लूं। और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। ड्राइंग रूम के अंदर घुसते ही मेरी निगाह दीवार पर लगी दिवाकर जी की माला पहने हुए बड़ी सी फोटो पर पड़ी, जैसे कि वह निशा की सूनी मांग की गवाही दे रही हो। फोटो की ओर उंगली इंगित करते हुए अचानक से मैं बोल पड़ी, यह कब और कैसे हुआ? माँ माँ की आवाज लगाते हुए निशा के बेटे दिनेश के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही मेरा प्रश्न भी अनुत्तरित रह गया। वह अचानक हमें देखकर अचकचाकर झेंप गया। मेरे पैर छूते हुए उसने नेहा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और अचंभित होकर बोला, अरे नेहा, तुम यहाँ कैसे? वह फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आंटी यह आपकी बेटी है? मैंने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा कि हाँ, नेहा मेरी ही बेटी है। तुम इसे कैसे जानते हो? इस बार नेहा के जवाब देने की बारी थी। नेहा ने कहा, अरे माँ, यह मेरे ही ऑफिस में काम करता है। मुझे पता ही नहीं था कि यह निशा आंटी का बेटा है। तभी दिनेश बोला, नेहा तुम्हें ऑफिस जाना है तो मेरी ही गाड़ी है, चलो। लौटते समय यहीं आकर मेरे घर से ही आंटी को अपने साथ ले जाना। उन दोनों के इस अप्रत्याशित और अनौपचारिक वार्तालाप को मैंने और निशा ने अवाक होकर मुस्कुराकर देखते हुए उनको जाने की मूक स्वीकृति दे दी। उन दोनों के जाने के बाद मैं बोली, ऐसे चमत्कार की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बच्चे भी एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा तो फिल्मों में ही देखा है। खैर, अब तू अपनी सुना। तूने मुझे पत्र लिखना क्यों छोड़ दिया? मैंने इधर कुछ सालों से तुझे फेसबुक पर भी कितना ढूंढा, लेकिन सब व्यर्थ। वह मेरी उत्तेजना को शांत करते हुए बोली, बैठ तो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए वह कुछ सोच में पड़ गई, जैसे समझ ना पा रही हो कि कहाँ से बातों का सिलसिला शुरू करें। फिर अपने को थोड़ा संयम करते हुए बोली, जयपुर में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तू तो दिल्ली चली गई। दिवाकर पिताजी के व्यवसाय में लग गया और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगी। फिर एक दिन अचानक मेरा एक पत्र दिवाकर के पिता के हाथ लग गया। उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने मेरे बारे में उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझसे मिलने के बाद
उसके माता पिता ने हमें विवाह की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। मेरा छोटा साधारण सा घर और साधारण शक्ल सूरत वाली मैं, दोनों ही उनके उच्च स्तरीय रहन सहन से मेल नहीं खा रहे थे। उनका कहना था कि वे बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे, उनके लिए बेटे के सुख से अधिक महत्वपूर्ण बिरादरी थी। लेकिन दिवाकर अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ, तो इकलौते बेटे को खोने के डर से उन्होंने भी विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। विवाह तो हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मन से बहू स्वीकार नहीं किया। मैंने हर तरीके से उनको खुश रखने की खूब कोशिश की, लेकिन उनकी कल्पना में बसी बहू का स्थान मैं कभी नहीं ले सकी। विवाह के 2 साल के अंदर ही मेरी गोद में दिनेश आ गया। अभी हम उसका पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाए थे कि अचानक से दिवाकर की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही मैं एकदम से चौंक गई। ओह, इतनी जल्दी? यह तो बड़ा बुरा हुआ। मैं आंखें चौड़ी करके हतप्रद उसकी ओर देख रही थी। इतना बताकर निशा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, जैसे वह अतीत में पहुंच गई हो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहकर मैं सांत्वना दूं। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसने फिर आगे बताया कि उसके बाद तो मेरे सास ससुर ने मुझे यह कहकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि मेरा मनहूस साया पड़ने के कारण ही उनके बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। मेरा ससुराल में रहना दूभर हो गया था, इसलिए मैं अपने माता पिता के पास ही लौट आई। मैंने फिर से स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने इकलौते संतान होने के कारण मुझे कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। दिवाकर की कमी की भरपाई करने के लिए भी उन्होंने मेरा दूसरा विवाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि दिवाकर का स्थान मेरे जीवन में कभी भी कोई भी नहीं ले सकता, और अंत में उनको मेरे इस इरादे से समझौता करना ही पड़ा। मेरे माता पिता मेरे दुख से अंदर ही अंदर घुलकर एक के बाद एक इस संसार से विदा हो गए। उस समय दिनेश की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। समय बीतता गया और दिनेश की राजस्थान के पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी लग गई। दिनेश की नौकरी लगने के बाद मैं भी जयपुर छोड़कर उसके साथ रहने के लिए बेंगलुरु चली गई। थोड़ी देर के लिए उसकी वाणी पर विराम लग गया था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे घाव हरे कर दिए। तब निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं रे, तुझसे अपना दुख बांट कर तो मेरा मन हल्का हो रहा है। अब तू ही बता, इतना सब कुछ झेलते हुए तुझे मैं कैसे पत्र लिखती। लेकिन यह सच है कि मैं तुझे कभी नहीं भूली। मैंने वातावरण को हल्का करने के लिए कहा, तभी तो कुदरत ने हमें दोबारा मिला दिया। थक गई होगी मेरी प्रेम कहानी सुनते सुनते, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वह उठकर चली गई। चाय पीते पीते मैंने बातों का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, लेकिन बेंगलुरु से यहाँ पूना कब और कैसे आई? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतना बोलने के बाद वह क्षण भर के लिए चुप हो गई। मैं अब अवाक सोच में पड़ गई कि अब पता नहीं वह और कौन से जीवन के दुखद राज खोलेगी। उसके चेहरे के भाव से यह तो ज्ञात हो ही रहा था कि उसका यह अनुभव भी सुखद नहीं होगा। उसने कहना शुरू किया कि दिनेश की अच्छी कंपनी में नौकरी लगने के बाद मैं उसके विवाह के सपने देखने लग गई थी। उसके विवाह के बारे में मैं सोचूं इसके पहले ही उसने अर्थात दिनेश ने मुझे बताया कि वह अपनी एक सहकर्मी को मेरी बहू बनाना चाहता है, जो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। मेरा मन खुशी से फूला नहीं समाया कि इससे अच्छा और क्या है कि मेरे बेटे ने स्वयं ही अपने आप ही लड़की ढूंढ ली है। एक दिन वह उसे अर्थात नीरू को ऑफिस से अपने साथ ही मुझसे मिलाने के लिए ले आया। वह शक्ल सूरत से प्यारी थी, पढ़ी लिखी थी और फिर मेरे बेटे को पसंद थी, इसलिए मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं लगी। विवाह के बाद धीरे धीरे बहू की तुनक मिजाजी, हर बात में बहस करना, अपनी बात मनवा कर छोड़ना, छोटी छोटी बातों पर रूठकर अपने मायके जाकर बैठ जाना, ये सब मुझे और दिनेश को अखरने लगा।
मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि विवाह एक समझौता होता है, लेकिन वह मेरी बात अनसुनी कर देती थी। उसकी माँ ने उसको कभी भी समझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अंत में वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तलाक। उसके बाद हमारा मन बेंगलुरु में नहीं लगा। दिनेश ने यहाँ दूसरी नौकरी ढूंढ ली और 6 महीने पहले ही हम यहाँ पर आ गए। मैं न तो अच्छी बहू बन सकी और न ही मैं अच्छी सास बन सकी। उसने एक सांस में सब कुछ कह दिया। गहरी उदासी उसके चेहरे से झलकने लगी। उसको सहज करने और हिम्मत देने के लिए मैंने कहा, अरे ऐसे क्यों सोचती है? गलत लोगों से रिश्ता होने के कारण अपने आप को कम मत आंक। यह तो उन लोगों की बेवकूफ़ी है कि उन्होंने तेरी कदर नहीं की। उसे एक दुर्घटना समझकर भूल जा। वह बोली, दिवाकर और अपने माता पिता के जाने के बाद मैं अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अब तुझसे मिलने के बाद यह एहसास कम हो गया है। अब तू अपने तथा अपने परिवार के बारे में भी तो कुछ बता। मैंने बताया कि मेरा जीवन तो सीधा सपाट है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ अमेरिका में बस गया है। एक बेटी और पति है, उनसे तो तू मिल ही चुकी है। मुझे निशा के घर आए कई घंटे हो गए थे। हमने जी भरकर पुरानी यादों के समुद्र में गोते लगाए। निशा ने कहा कि आज पता नहीं कितने वर्षों के बाद उसे हंसी आई है। तभी अचानक नेहा के कार के हॉर्न की आवाज बाहर से सुनाई दी, तो मैं घर चलने के लिए खड़ी हो गई। निशा ने खाना खाकर जाने का मुझसे बहुत आग्रह किया, लेकिन मैंने फिर कभी कहकर उससे जाने की अनुमति मांगी। 2 दिन बाद ही रविवार था। निशा को अपने बेटे के साथ अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करके मैंने निशा से विदा ली। रविवार शाम को निशा अपने बेटे के साथ हमारे घर आ गई। आने के बाद वह बार बार कह रही थी कि मुझसे मिलने के बाद वह बेहद खुश है। इधर मेरा भी यही हाल था। खाते हुए उसे इस बात की बहुत खुशी हुई कि इतने सालों बाद भी मैं उसकी पसंद को नहीं भूली हूँ। खाना खाने के बाद बहुत देर तक बैठकर बातें होती रही। कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। इसके बाद आए दिन हम लोग एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। अक्सर नेहा मुझे निशा के घर छोड़ती हुई दिनेश के साथ ऑफिस चली जाती और लौटते समय मुझे लेते हुए घर आ जाती। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। समय में बदलाव के अनुसार मैंने एक दिन नेहा से पूछा, बेटा समय से सभी काम होने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू अगले महीने 25 वर्ष की हो जाएगी। अब तेरी शादी होनी चाहिए। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ। वह जैसे इसी मौके की ताक में ही थी। बिना किसी भूमिका के सपाट स्वर में बोली, मम्मी मैं और दिनेश आपस में शादी करना चाहते हैं। मैं अचानक इस अप्रत्याशित बात को सुनकर हतप्रभ रह गई और चौंक गई। थोड़ी देर तो मैं अवाक रहकर सोच में पड़ गई। फिर अचानक चिल्लाकर बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुझे पता है ना कि वह तलाकशुदा है। फिर बिरादरी वाले क्या कहेंगे, यह भी तूने सोचा है? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तेरे विवाह के लिए मैंने पता नहीं कितने सपने देखे हैं। ऐसी तुझमें क्या कमी है कि ऐसे लड़के से तू शादी करेगी? तो क्या हुआ माँ, तलाक होने के बाद कोई पुरुष भविष्य में क्या अच्छा पति नहीं बन सकता? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है माँ। यह उसके समय की विडंबना ही समझो। उसने मुझसे कोई बात छुपाई नहीं। मुझे तो वह पहले से ही बहुत पसंद था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि उसकी माँ आपकी बचपन की सहेली है तो मुझे अपने रिश्ते पर गर्व होने लगा। और माँ क्या गारंटी है कि अविवाहित लड़के के साथ मैं खुश ही रहूंगी। मैंने अपने पति को बुलाकर नेहा को समझाने की बात कही तो मेरे पति सारी स्थिति को समझकर बोले, समय बहुत बदल गया है। नेहा पढ़ी लिखी लड़की है, इसको अपने पसंद का जीवन साथी ढूंढने का पूरा अधिकार है। अरे जाना पहचाना परिवार है और लड़का भी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। अरे जब उसके तलाकशुदा होने से नेहा को कोई ऐतराज नहीं तो हमें क्यों है। मैंने फिर अमेरिका फ़ोन करके अपने बेटे और बहू से भी सलाह ली तो उन्होंने भी कह दिया
कि जब नेहा राजी है तो उनको भी कोई आपत्ति क्यों होगी। सबके तर्क के सामने मेरे लिए सोचने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने फिर इस संबंध में गहराई से मनन किया तो मुझे भी लगा कि आजकल समय बहुत बदल गया है कि अनजान परिवार में रिश्ता करना भी ठीक नहीं है। निशा को तो मैं बचपन से जानती हूँ, इसीलिए नेहा की पसंद पर मोहर लगा देना ही ठीक है। अगले दिन मैं अपने पति के साथ बिना देर किए निशा के घर पहुंच गई। हमें अचानक घर आया देखकर वह अचंभित होकर बोली, अरे आप लोग अचानक कैसे? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं बोली, भाई बात ही कुछ ऐसी है कि हम रुक नहीं पाए। हम अपनी बेटी को तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मैंने बिना किसी भूमिका के एक सांस में बोल दिया, जैसे मुझे पूरा विश्वास था कि निशा इस रिश्ते के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। और वही हुआ भी। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह खुश होकर बोली, मेरे लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन नेहा को तो इस बारे में पता है ना कि दिनेश के लिए तुम उसकी शादी की बात करने आए हो। कम से कम उससे तो पूछ लो। अरे उसके कहने से ही तो हम यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। दिनेश और नेहा दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। बस तुम्हारी स्वीकृति मिलना बाकी है। इतना कहते ही हम दोनों सखियां एक दूसरे से लिपट गई। मैंने हंसते हुए कहा, निशा तुम्हें याद है कि हमने आपस में कई बार कहा था कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करके एक दूसरे से रिश्तेदारी जोड़ लेंगे। हमारा इतने सालों बाद मिलना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि यह तो कुदरत की ही सुनियोजित योजना है। कहते हैं कि जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। निशा बोली, अच्छा अब यह बता दहेज में तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारी प्यारी सी बेटी नेहा। मेरा इतना कहते ही हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें और साथ ही साथ यह भी बताएं कि क्या तलाक होने के बाद पुरुष अच्छा पति नहीं बन सकता। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके साथियों यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि क्या तलाक होने के बाद पुरुष अच्छा पति नहीं बन सकता। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।